हेलो एंड वेलकम टू द इग्नो फेयर। मैं केएस मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल इग्नो फेयर पर स्वागत करता हूं। जी हां, आज हम समझने वाले हैं कि व्हाई डिड रूपी फॉल टू ऑल टाइम लो। आखिरकार रुपया डॉलर के मुकाबले एकदम से गिरता क्यों जा रहा है। क्लास में बहुत मजा आने वाला है। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, 7-8 मिनट की क्लास होगी। क्लास से बने रहिए, बहुत कुछ सीख के जाएंगे आप। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि इस गिरते हुए रुपए का हमारे देश में इन्फ्लेशन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो स्लो क्लास चलेगी, लेकिन 8-9 मिनट की ही क्लास है, तो इस वजह से क्लास से बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें, ठीक है। देखिए, अभी हाल ही में रुपया गिरकर जो है डॉलर के मुकाबले 84 रुपए का हो गया। मतलब $1 अगर आपको परचेज करना है तो आपको लगभग में 84 रुपए खर्च करने हैं। आप बात समझिएगा कि जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं या बाहर से कुछ सामान मंगाते हैं, चाहे क्रूड ऑयल हो या किसी तरह के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो या कुछ भी एनर्जी से किसी तरह की एनर्जी है, ठीक है। चाहे हम देखा जाए तो अगर अपने यहाँ जो व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, उन पर भी अभी पूरी तरह से हम आत्मनिर्भर नहीं है। बहुत सारी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं। इवन मतलब बहुत सारी फूड से रिलेटेड चीजें भी हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो उस इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या होता है, उनको पैसा डॉलर में देना पड़ता है ज्यादातर कंट्रीज को। अभी कुछ जगह की अगर मैं बात छोड़ दूं, जैसे रसिया की, तो मतलब रूबल में ट्रेड जैसे स्टार्ट किया गया, तो उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी मोस्ट ऑफ कंट्रीज को हमें डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। तो इसका मतलब हमें डॉलर परचेज करना पड़ता है। उस डॉलर परचेज करने के लिए हमें ज्यादा रुपया खर्चा करना पड़ रहा है। इसका मतलब रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले गिर गई है, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा इस चीज को। और इसका इंपैक्ट क्यों आया मैं बताऊं। अभी हाल ही में लगभग में आप देखोगे कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, आप ध्यान से देखिएगा कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो एफपीआई 1.2 बिलियन का विड्रॉ हुआ है यहाँ भारत से, ठीक है, अपने देश से, ठीक है। मतलब जो बेसिकली एफपीआई है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, वो हमारे यहाँ से जो है पैसा निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं, इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। जो मिडिल ईस्ट में आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा टेंशन चल रही है, तो उस टेंशन को देखते हुए उनको लगता है कि हाँ, यहाँ पे अस्थिरता आने वाली है। आप देखिए अभी बांग्लादेश का जो हाल हुआ है, श्रीलंका का पहले हो चुका है, ठीक है। बाकी अभी देखिए जो आपके सेंट्रल एशिया वाले कंट्रीज हैं, वहां पर भी देखिए किस तरह की कंडीशन बनी हुई है। तो इन सभी को देखते हुए इन्वेस्टर्स सेफ नहीं समझ रहे हैं। उनको लगता है कि यहाँ पर इवन इंक्लूडिंग इंडिया जो है कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसलिए वो अपने धन को निकाल कर और इसके बाद में बाहर भाग रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में 1.2 बिलियन का लगभग में विड्रॉल हुआ। और मतलब ये मैं अगस्त की बात कर रहा हूं। और अगर मैं अगस्त तक की बात करूं तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर मैं अगस्त तक की बात करूं तो लगभग में 2.5 बिलियन का इंडियन स्टॉक सेल हुआ है, ठीक है। जो विदेशी निवेशक हैं उनके द्वारा लगभग 2.5 बिलियन का जो इंडियन स्टॉक सेल हुआ है। अब आप एक बात समझिएगा, अगर मान लेते हैं जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो हमारे पास आता है डॉलर के फॉर्म में, हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ता है उससे। अब अगर हमारी जो वो इन्वेस्टमेंट है, विदेशी इन्वेस्टमेंट, वो क्या होता है, बाहर चला जाता है, लोग उसको निकाल लेते हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है, इसका मतलब हमारे यहाँ से डॉलर चला गया, हमारे पास डॉलर की कमी आ गई। तो ऐसे में जो रुपया हमारा गिर रहा था वो रुपया और तेजी से गिरने लगेगा, ठीक। आप बात समझिएगा कि वो रुपया क्या होगा, वो रुपया और तेजी से गिरने लगेगा। क्योंकि हमारे पास जो डॉलर था, जब डॉलर हमारे पास अधिक होगा तो एक बैलेंस बना रहता है। बट जब डॉलर हमारे यहाँ से बाहर जाने लगेगा तो डॉलर की डिमांड हमारे यहाँ बढ़ जाएगी और ऐसे में रुपए की वैल्यू जो है उस डॉलर के मुकाबले क्या होगा, कम हो जाएगी, ठीक है। तो अभी देख रहे हैं कि 84 रुपए का $1 हमें खरीदना पड़ रहा है लगभग में। तो ये सब देखते हुए, और ये सब क्यों हो रहा है, ये ज्यादातर चीजें क्या हो रही हैं कि जो सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट में जो टेंशन हैं, उन सभी टेंशन को देखते हुए ये इन्वेस्टर्स ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये इन्वेस्टर्स नहीं, अब देखो इस चीज को देखते हुए जो इंपोर्टर्स हैं, उन इंपोर्टर्स को क्या लग रहा है, इंपोर्टर्स को लग रहा है कि यहाँ जो है रुपया और ज्यादा गिरेगा। आप समझिएगा, इन्वेस्टर्स को लग रहा है, सॉरी, इंपोर्टर्स को लग रहा है कि रुपया और ज्यादा गिरेगा। इंपोर्टर्स मतलब जो बाहर से चीजें अपने यहाँ मंगाते हैं, ठीक है। अब जो इंपोर्टर्स हैं, जो ऐसी कंपनीज हैं जो इंपोर्ट करती हैं इसके बाद में यहाँ पे सेल करती हैं, ठीक है, वो क्या कर रही हैं, वो ज्यादा से ज्यादा डॉलर खरीद के रख रही हैं। तो ऐसे में डॉलर की डिमांड और ज्यादा बढ़ रही है। अब क्यों खरीद कर रखनी है, आपके सामने सवाल उठता होगा। देखिए, वो फ्यूचर देख रहे हैं, वो इस चीज को देख रहे हैं कि अगर रुपया और डिप्रिशिएट हो गया और रुपए की वैल्यू गिर गई तो ऐसे डॉलर के मुकाबले, तो आज हमें 84 रुपए का डॉलर खरीदना पड़ रहा है, कल हो सकता है हमें 90 रुपए का डॉलर खरीदना पड़े। इस वजह से वो ज्यादा डॉलर खरीद के अपने पास रख रहे हैं कि हम फ्यूचर में इंपोर्ट सस्ते में कर पाए।
और इस चीज को देखते हुए जब आप इंपोर्टर्स, आप बात समझे, इंपोर्टर्स ज्यादा से ज्यादा डॉलर खरीद रहे हैं, तो ऐसे में क्या हो रहा है, डॉलर की डिमांड और ज्यादा बढ़ रही है, और वो डॉलर की जो डिमांड है, मतलब इंपोर्टर्स द्वारा डॉलर का खरीदा जाना रुपए की वैल्यू को और तेजी से गिरा रहा है। ठीक है, रुपए की वैल्यू को और तेजी से गिरा रहा है। अब समझिएगा बात को, ठीक है। अब देखो इसी तरह अब क्या हुआ है, आरबीआई ने बेसिकली, हमारे सेंट्रल बैंक ने इस चीज को वार्न किया है कि डिमांड फॉर डॉलर्स फ्रॉम कंट्रीज इंपोर्टर्स, जो बेसिकली देश के इंपोर्टर्स हैं, तो वो जो डॉलर की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, खरीद, उसको ऐसा मत करिए, रुपए की वैल्यू बढ़ेगी। आरबीआई का कहना है कि ऐसा मत करिए, आप भरोसा रखिए, रुपए की वैल्यू फिर से बढ़ेगी। ठीक है, और आप इस तरह की अगर कदम उठाएंगे तो उससे इकोनॉमी पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इंपोर्टर्स इस चीज को सुन नहीं रहे हैं, इंपोर्टर्स अभी भी वही कदम उठा रहे हैं। ठीक है, अब इसको समझिएगा, इंडिया सेंट्रल बैंक वांट्स लेंडर्स नॉट टू एड टू बेट अगेंस्ट रूपी, कि हाँ रूपी के अगेंस्ट आप बेट मत करिए, कि हाँ जो है आप इंपोर्ट का, जो इंपोर्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, डॉलर खरीद खरीद के रख ले रहे हैं। ठीक, तो ये सब मत करिए, अदरवाइज क्या होगा कि जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी वीक होगी, इकोनॉमी पे निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और साथ ही एक चीज और बताएं कि जब इस तरह की रुपए की वैल्यू गिरती है तो हमारे इन्फ्लेशन पे बहुत ही निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। निगेटिव इंपैक्ट का मतलब है कि इन्फ्लेशन बढ़ती है। ठीक है, मैं अपने आपके व्यू से बता रहा हूं कि निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इन्फ्लेशन कम होती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि देखो आप समझो, हमारे लिए इंपोर्ट महंगा हो जाता है। ठीक है, तो जब हमारे लिए इंपोर्ट महंगा हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आएगी। ठीक, जो बाहर से वस्तुएं हम मंगाएंगे वो हमें महंगी दाम पे मिलेंगी, क्योंकि डॉलर खरीदने के लिए हमें क्या हो रहा है, हमें ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, तो हमें महंगे दाम पे मिलेंगे। तो जब महंगी वस्तुएं हमारे पास आएंगी तो ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ महंगे दाम पे बेचेंगे, ऐसे में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन यहाँ पर आएगी। और खासकर सबसे ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है फूड इन्फ्लेशन पर। याद करिए, मैंने एडिटोरियल भी पढ़ाया था और मैंने पढ़ाया था कि यहाँ फूड इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है, जो फूड आइटम्स हैं उन पर इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है कि ये डॉलर एक्चुअल में, डॉलर महंगा होने की वजह से हम जो इंपोर्ट करते हैं, खासकर एनर्जी से रिलेटेड या फ्यूल से रिलेटेड चीजों का जो हम मतलब इंपोर्ट करते हैं, वो हमारे लिए महंगी पड़ती हैं, हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ता है। ऐसे में क्या होता है कि फूड आइटम्स जो है वो हमारे लगातार महंगे होते जा रहे हैं, फूड इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब देखो आरबीआई ने कहा कि यहाँ जो है एक्चुअल में इन्फ्लेशन मस्ट स्लो टू 4% फॉर रेट कट। देखो आरबीआई का जो टारगेट रहता है वो 4 + -2 का रहता है। तो अगर देखा जाए कि आरबीआई की इन्फ्लेशन के डेटा हम देखें तो अभी सबसे लोवेस्ट जो है इन्फ्लेशन आरबीआई की दिखाती है। लेकिन उसका रीजन क्या है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि सरकार ने क्या किया, सरकार ने क्या किया कि जो बेसिकली कोर इन्फ्लेशन थी, ठीक है, अब उसमें सरकार ने क्या किया कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन थी उसमें से फूड आइटम्स को बाहर कर दिया। ठीक है, जो फूड आइटम्स थे, फूड आइटम्स को बाहर करके इसके बाद में इसको मेजर करते हैं। ठीक, तो ऐसे में जो है फूड आइटम्स पे चूंकि ज्यादा इन्फ्लेशन है, तो यहां पर हमें जो हमारे सामने जो कोर इन्फ्लेशन आती है, वो कोर इन्फ्लेशन क्या है, हमें कम दिखाई देती है। ठीक है, वो हमें कम इसलिए दिखाई देती है क्योंकि हम उसमें से फूड आइटम्स को बाहर कर चुके होते हैं, तो हमें कम दिखाई देती है। लेकिन सबसे ज्यादा, अच्छा ये बताइए, आपके लिए ज्यादा फर्क क्या डालती है? अगर फूड आइटम्स आपके लिए महंगे हैं तो पब्लिक के लिए ज्यादा फर्क डालते हैं। पब्लिक को लगेगा कि महंगाई बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसको जो खाने पीने की चीजें हैं वो बहुत महंगी मिल रही हैं, फूड आइटम्स उसको बहुत महंगे मिल रहे हैं। और सरकार जो डेटा जारी करती है उस वो कोर इन्फ्लेशन का, जो कि उसमें फूड आइटम्स इंक्लूडेड नहीं है, तो उसको लगता है डेटा में कि हाँ इन्फ्लेशन कम है। पब्लिक ये सोचती है कि यहाँ जो है सरकार कहती है इन्फ्लेशन कम है, इन्फ्लेशन कम है, और जब हम खरीदने जाते हैं तो हमको हर चीज तो महंगी मिल रही है। उसका कारण ये, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन कम नहीं है। बाकी देखिए, अब कोर आइटम्स में देखिए, मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि देखिए हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन में क्या अंतर है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। देखो हेडलाइन इन्फ्लेशन को आप ओवरऑल इन्फ्लेशन समझ लो, बहुत डिटेल में तो आप इकोनॉमी की क्लास में पढ़िएगा। ठीक है, मतलब हेडलाइन इन्फ्लेशन को आप टोटल इन्फ्लेशन समझ लो। और जब उस हेडलाइन इन्फ्लेशन से हम फूड और फ्यूल के प्राइस हटा देते हैं, क्योंकि फूड और फ्यूल के प्राइस में भी ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, तो कोर इन्फ्लेशन हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो जो कोर इन्फ्लेशन के डेटा हैं, क्योंकि उसमें फूड और फ्यूल के प्राइस इंक्लूडेड नहीं होते हैं, इसलिए वो हमको गिरी हुई मतलब इन्फ्लेशन लगती है कि हाँ इन्फ्लेशन बहुत कम है। जबकि फूड इन्फ्लेशन हमारी बहुत ज्यादा हमको दिखाई देती है। देखिए आरबीआई ने के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने भी 8 अगस्त को कहा, क्या कहा कि एक्चुअल में जो पब्लिक है, ठीक है, पब्लिक किसी और इन्फ्लेशन से ज्यादा फूड इन्फ्लेशन को समझती है। पब्लिक समझती है कि फूड इन्फ्लेशन ही इन्फ्लेशन है, अगर खाने पीने की चीजें हमारी महंगी हैं तो इसका मतलब मार्केट में इन्फ्लेशन है। तो वी कांट इग्नोर दैट।
हम उस फूड इन्फ्लेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। भले जो है बाकी हमारे पास जो कोर इन्फ्लेशन है वो बहुत कम है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन मार्केट में ज्यादा है, इसलिए हम फूड इन्फ्लेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। इनका भी कहना है, इनको भी इस चीज को मानना पड़ा और कहना पड़ा कि पब्लिक फूड इन्फ्लेशन को ही इन्फ्लेशन समझती है। ठीक है, फूड प्राइस राइज कूल टू 5.4%। ठीक है, फूड प्राइसेस में भी जो बढ़ रहा था उसमें थोड़ा सा गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन अभी भी ठीक अभी भी है। ठीक है, अभी भी। और जो सीपीआई इन्फ्लेशन है, सीपीआई इन्फ्लेशन देखिए 3.54%, जबकि आरबीआई का टारगेट क्या है, टारगेट 4 ± 2, मतलब इवन देखा जाए तो बिलो टारगेट। ठीक है, लेकिन ये कौन सी है, सीपीआई बेस्ड। अब सीपीआई से गवर्नमेंट ने क्या किया कि फूड आइटम्स को बाहर कर दिया। तो जब फूड आइटम्स को बाहर कर दिया तो ये बेसिकली कोर इन्फ्लेशन हमारे सामने आती है। ठीक, जो हमें 3.5% या अभी जुलाई में थी वो दिखती है। ठीक है, अब आप इसको समझिएगा। अब हम बात करते हैं डॉलर के प्राइस की। अगर मैं डॉलर के प्राइस की आपके सामने बात करूंगा तो देखिए किस तरह से डॉलर के प्राइस में उतार चढ़ाव हुआ है। अगर मैं एक एवरेज देखूंगा तो डॉलर के प्राइस लगातार बढ़ते ही रहे। ठीक है, लगातार बढ़ते रहे। कैसे, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ये जो डेटा है आपका, ठीक है, देखिए लगभग में 2014 के आसपास में अगर मैं बात करूं तो 2014 के आसपास में आपका लगभग में 64 रुपए के आसपास में डॉलर था। ठीक, $1 आपको 64 रुपए के आसपास खरीदना पड़ता था। और जब हम आज की डेट में बात करते हैं तो लगभग में 84 रुपए के आसपास में $1 है। ठीक है, आप एक एवरेज देखिए लाइन, भले ही बीच में उतार चढ़ाव हुआ है, उतार चढ़ाव हुआ है, लेकिन उतार चढ़ाव होने के बावजूद अगर हम एक एवरेज देखेंगे तो लगातार जो है इसके प्राइस बढ़ते रहे हैं आज की डेट में। ठीक है, मतलब डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया क्या है, रुपया डिवैल्यूएट होता गया है। ठीक है, मतलब डिवैल्यूएशन शब्द ना यूज करिएगा, मतलब वैल्यू गिरती गई है रुपए की। ठीक है, रुपए का मूल्य गिरता गया है। ठीक, तो आप इस चीज को, क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। ठीक है, और बाकी मैं मंडे से आपके लिए यूपी पीसीएस का, देखिए करंट अफेयर की जो आपकी क्लास चल रही है यूपीएससी यूपी पीसीएस की, वो तो रेगुलर चलेगी ही चलेगी, बट मैं यूपी पीसीएस के लिए क्योंकि उसका एग्जाम आने वाला है तो अभी लगभग में जो भी 1.5-2 महीने टाइम बचा हुआ है तो उसमें मैं आपके लिए मॉक टेस्ट प्लान कर रहा हूँ। और मॉक टेस्ट बेसिकली पीवाईक्यू और जो करंट अफेयर्स हैं वो सभी इंक्लूडेड होंगे। और ये स्टार्ट होगा आपको मंडे से रात को 9 बजे और वो कंटिन्यू चलेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, तो मैं लगभग में जो भी 10-12 साल का पीवाईक्यू हो पाएगा वो पीवाईक्यू भी कराऊंगा और साथ ही उसमें जो है करंट अफेयर भी इंक्लूड करूंगा। ठीक है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।